माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम लोग रेफरेंस टैब को सही तरीके से सीखेंगे। ठीक है, रेफरेंस टैब में जो सबसे पहला टैब है इसे हम लोग बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले कर्सर को मेन पेज में रखते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि कंटेंट क्या क्या देना है हमको। ठीक है, जब भी हम किसी बुक्स के पेजेस को ओपन करते हैं तो वहाँ भी कंटेंट पेज होता है, जिस कंटेंट पेज के अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इस बुक में कितने हैं और कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए जैसा इंसर्ट के अंदर या होम के अंदर आपने बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन को स्टडी किया होगा, तो यहाँ पर हम लोग नंबर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और नंबर्ड को क्या करेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे कि टोटल कितने चैप्टर है। ज़्यादा अच्छा होगा कि ऊपर से एक लाइन छोड़ दीजिए ताकि टेबल ऑफ कंटेंट को आप उस पेज के अंदर इंसर्ट कर सकें। तो नंबर 1 अब कितने चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या चैप्टर किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप टॉपिक भी क्या कर सकते हैं, उधर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी स्कूल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, ऊपर में हम लोग नंबर 1 में क्या देते हैं, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जब टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होता है पहले पेज में ये लिखते हैं प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। दूसरा जो कंटेंट होता है, दूसरा जो पेज होता है, वहाँ पर आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी आप जिस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जिस प्रोजेक्ट को आप तैयार कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या क्या वर्क को परफॉर्म करेगा या किस चीज़ के लिए आपने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। ठीक है, इसके बाद आपको जो अगला ऑप्शंस यहाँ पर देने हैं वो चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपने उसके अंदर दिया है। ठीक है, उसको डिफाइन करना। मान लीजिए एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी डिफाइन करना आपको कि आप प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले उसको एनालाइज करना चाहते हैं कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का क्या क्या, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या काम किया है या किस किस चीज़ों को आपने इवैल्यूएट किया है, उसको आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया साइंस इन डेली लाइफ। ठीक है, पहला चैप्टर आपने क्या दिया है, साइंस इन डेली लाइफ। अगेन इंटर की प्रेस कर दीजिए और इसके बाद आपने जो चैप्टर दिया AI यूज्ड इन साइंस। ठीक है, साइंस के फील्ड में AI का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है इसको आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने जो अगला टॉपिक इसके अंदर डिफाइन किया। ठीक है, AI इफेक्ट इन जॉब। ठीक है, इसको डिफाइन कर दिया आपने और 7वें नंबर में इसमें आपने कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आपने क्या दिया, इसका बिब्लियोग्राफी, या फिर जस्ट आप इंड करना चाहते हो, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कंक्लूजन एंड, या कंक्लूजन या लास्ट ही रखता हूँ मैं यहाँ पर, 7 टॉपिक ही रखता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबा करने से पेज भी क्या होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 7 टॉपिक्स के लिए आपको ये टॉपिक्स आपने तैयार किया और हर एक टॉपिक को आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिखना है। तो हर एक टॉपिक अलग अलग पेज में होगा। आप टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट को फर्स्ट पेज में रख सकते हैं या सेकेंड पेज में रख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को सेकेंड पेज में रख लीजिए। उसके बाद एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट को कहाँ रख देंगे, तीसरे नंबर पेज के अंदर। इसी तरह से हर एक पेज को, हर एक टॉपिक को अलग अलग पेज में रखेंगे और अलग अलग पेज में ही उसको क्या करेंगे, अब डिफाइन भी करते जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक एक टॉपिक को डिफाइन कर लीजिए, अलग अलग पेज में है।
लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो जनरेट करना है वो टेबल ऑफ कंटेंट सबसे टॉप में जनरेट करना है। और उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने सारे टॉपिक आपने बना के रखे हैं ना, इस सारे टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए। इसको आप पहले भी सिलेक्ट कर सकते थे, और सिलेक्शन करने के बाद आपको फिर से रेफरेंस टैब में जाना है, और रेफरेंस टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या लेना है, ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में इसको पहला टेक्स्ट लेवल 1 लेते हैं तो ये टॉप ऑफ द हेडिंग होता है, फर्स्ट हेडिंग होता है। लेवल 2 मतलब सेकंड हेडिंग होता है, लेवल 3 मतलब थर्ड हेडिंग होता है। तो मैं फर्स्ट हेडिंग इसको मान के चलता हूँ, और इसको क्या कर लिया मैंने, लेवल 1 के टर्म में डिफाइन कर दिया। अब अगर इसको आपको यहीं पर रखना है, इसी पर्टिकुलर पेज में रखना है, या टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट को मैं यहाँ सेकंड पेज में करता हूँ, और टेबल ऑफ कंटेंट को मैं फर्स्ट पेज में रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसको अगर आप देखिएगा तो कंट्रोल की को प्रेस करके माउस के स्क्रॉल बटन को थोड़ा मूव करिएगा, देखिए आ गया ना, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 5, 6, 7, है ना। तो मैंने अलग अलग पेज में इसको रख लिया। इसको आप यहाँ से और छोटा कर सकते हो, या यहाँ से और ऐसे इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट पेज में मूव करते हैं, इधर से आते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट पेज में हमको क्या करना, टेबल ऑफ कंटेंट को डालना। तो आप चाहते तो यहाँ टाइप कर सकते थे, है ना, 1 देन टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो पेज लिख सकते थे राइट हैंड साइड, पेज 2। ठीक है, ऐसे 2 पेज 3 ऐसे टाइप कर सकते थे। आपको टाइप नहीं करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर ऐसे क्लिक करिए, और डायरेक्टली क्या करना है, जस्ट कंटेंट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्या हो गया, ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कितने नंबर पेज में है, समझ में आ रहा। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या हुआ, विद इन अ सिंगल क्लिक जनरेट हो गया। और इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी पोजीशन पे जाके किसी एक टॉपिक को चेंज कर दिया, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस प्रोजेक्ट, एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको भी आपने डिफाइन कर दिया। तो आप जैसे डिफाइन करोगे तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट 1 था, ये 2 हो गया ना, डेफिनेटली इसके नीचे जो 2 था वो क्या हो गया, 3, और जो 3 था वो क्या हो गया, 4। इसी तरह से टॉपिक भी क्या हो गया, चेंज हो गया, आपका पूरा पॉइंट चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, आपने जो टॉपिक चेंज किया उसके बाद भी यहाँ पर ये जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ। तो कंटेंट को अगर आपको चेंज करना तो अपडेट टेबल बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। क्या हो गया, पूरा का पूरा कंटेंट आपका फिर से चेंज हो गया। तो बार बार आपको जाके किसी चीज़ को एडिट करना, ठीक करना, या बार बार अपडेट करना, हो सकता है पेज इधर उधर हो जाए, मिसमैच हो जाए। इससे ज़्यादा बेटर क्या होता है कि हम कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट को एक बार क्रिएट कर ले विद इन अ सिंगल क्लिक, और इसीलिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पूरा टेबल ऑफ कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे आते हैं जिसे हम लोग इन नोट और फुट नोट बोलते हैं। अब नोट क्या होता है, नॉर्मली जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका स्पेशल मीनिंग होता है, जिसको मीनिंग को आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता, या एक ही वर्ड का बहुत टाइम एक से अधिक मीनिंग होता है। उस वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, इसे अगर आपको डिफाइन करना तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन नोट और फुट नोट। डेफिनेटली एक टाइप का नोट्स है जो आप इंड एरिया, इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया, या फिर जो आपका फुटर एरिया, यानी उसी डॉक्यूमेंट का जो फुटर एरिया है उस एरिया में आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, आप किसी टेक्स्ट को यहाँ पर लिख लीजिए, और इस टेक्स्ट में ये इंसर्ट टैब लिखा हुआ, गैलरीज लिखा हुआ, इंक्लूड लिखा हुआ, आइटम्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है। इस सारे वर्ड को अगर आपको डिफाइन करना है, या किसी एक वर्ड का मीनिंग आपको डिफाइन करना है जिसका मीनिंग कोई नहीं जान रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद जस्ट इंड, ये है ना फुट नोट है एक, और एक क्या है, इंड नोट। तो फुट नोट क्या होता है, फुटर एरिया के अंदर आता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो मार्जिंग एरिया होता है, दिस वन, ये जो मार्जिंग एरिया है ये क्या है, फुटर एरिया है। और इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब पूरा डॉक्यूमेंट जहाँ पे खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फुट नोट। जैसे फुट नोट यूज़ किया, इस डॉक्यूमेंट के जो लास्ट वाला क्या बोला था, जो मार्जिंग एरिया है उस एरिया के पास में आके क्या करेगा, ये पॉइंट 1 क्रिएट कर दिया। और आपको यहाँ पर जो भी उसका डेफिनेशन डिफाइन करना है डिफाइन कर दीजिए। आपने जो भी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन किया, डेफिनेटली आपको उस पोजीशन पे फिर से जाना पड़ेगा जहाँ पर आपने क्या किया है, इन नोट या फुट नोट डिक्लेयर किया। तो देखिए नीचे में यही डिक्लेयर किया है, ऊपर में क्या करेगा, आ जाएगा। इस तरीके से एक से अधिक वर्ड है जिसका आपने इन नोट या फुट नोट डिक्लेयर किया, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फुट नोट बटन के ऊपर क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिकली नोट्स क्या होगा, वहाँ डिक्लेयर हो जाएगा। जबकि इन नोट अगर आप डिफाइन करते हैं तो ये कहाँ जाएगा,
एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। टोटल पेजेस कितने हैं इसके अंदर? 9 पेजेस। तो आपका कर्सर डायरेक्टली मूव होके कहाँ आ गया? 9th नंबर पेज में। और आपको यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन देना है उस वर्ड से रिलेटेड आप यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दीजिए, ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाइएगा उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो डिक्लेरेशन आपने दिया और वो फुट नोट में जाके क्या होगा? इंड नोट में जाके असाइन हो गया। तो इंड नोट कहाँ आता है? इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में, किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए। और फुट नोट फुटर एरिया में आता है, उसी पेज के जिस पेज में आपने टेक्स्ट को टाइप करके रखा है। ठीक है, मान लीजिए 100 पेजेस आपने क्रिएट करके रखा है, तो इंड नोट जो आएगा आप किसी भी पेज में एंटर करिए, चाहे वो पहला पेज हो, दूसरा हो, 5वां हो या 99th नंबर पेजेस हो। अगर 100 पेजेस है आपका तो इंड नोट हमेशा कहाँ आएगा? 100 नंबर। ठीक है, यानी सबसे लास्ट पेज में। जबकि फुट नोट जिस पर्टिकुलर पेज में आपने टेक्स्ट को लिख के रखा है उसी पेज के बॉटम एरिया में कहाँ आता है? क्या आता है? फुट नोट आता है। यही दोनों डिफरेंसेस है। इसके अलावा 2 बटन और है इसमें, एक है नेक्स्ट फुट नोट और शो नोट्स, है ना। नेक्स्ट फुट नोट का मतलब अगर आपने एक फुट नोट डिफाइन कर दिया है और एक फुट नोट से दूसरे फुट नोट के ऊपर आपको मूव करना है, तो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करिएगा, दूसरा फुट नोट आपने कहाँ दिया वहाँ अपने आप कर्सर चला जाएगा। और शो नोट्स जहाँ जहाँ पर आपने नोट्स को दे के रखा, व्यू पोजीशन पे जाइएगा तो वो नोट्स आपने जहाँ जहाँ डिफाइन किया वहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 3 बटन था, यहाँ पर टोटल कितने बटन है? 4, और ये चारों बटन को हम यहाँ देख चुके हैं। ठीक है, इन नोट और फुट नोट खत्म। अब आता है सिचुएशन। सिचुएशन क्या होता है? नॉर्मली जब भी हम किसी बुक्स वगैरह को क्रिएट करते हैं तो बुक्स को क्रिएट करते हुए कंटेंट जरूरी नहीं कि सारे कंटेंट हम लोगों ने अपने से ही उसे इंसर्ट किया है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी दूसरे लोकेशन से भी कंटेंट्स को हम लोगों ने रीड आउट किया है, किसी दूसरे के पैराग्राफ को यूज़ किया है, किसी दूसरे के डेफिनेशन को लिखा है, या किसी बुक्स के किसी पार्ट को हमने अपने बुक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप इस तरह के किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करिए तो बिब्लियोग्राफी के अंदर उस सारे राइटर्स के, उस सारे ब्लॉगर्स के, उस सारे जो ऑथर्स है उसके नेम को क्या करना, आपको अपने बुक्स के अंदर असाइन करना एज अ रेफरेंस, ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स बाद में नहीं आए। नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऑथर सू कर देते कि आपने मेरा कंटेंट यूज़ किया है, उसके लिए आपको पे करना है। ठीक है, तो उस रेफरेंसेस को आप क्या कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी के अंदर लिख सकते हैं। अब आते हैं कैसे इसको करते हैं। बिब्लियोग्राफी जो है वो हमेशा एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, तो हम लोग भी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में चले जा रहे हैं और यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है, मान लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंसेस में आते हैं और सिचुएशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सारे रिसोर्सेज को तैयार करते हैं जिस रिसोर्सेज से हमने अपने कंटेंट को यूज़ किया। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड न्यू सोर्स बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जहाँ जहाँ से आपने बुक्स के कंटेंट को यूज़ किया, जैसे किसी बुक के सेक्शन से आपने यूज़ किया, कहीं किसी जर्नल या आर्टिकल से आपने यूज़ किया है ना, किसी रिपोर्ट से आपने अपने पैराग्राफ को लिया, किसी वेबसाइट से लिया है, किसी आर्ट्स गैलरी से लिया है, किसी साउंड रिकॉर्डिंग से लिया, किसी परफॉर्मेंस से लिया, तो सारी चीज़ों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मान लीजिए कि किसी बुक्स के पार्ट से इसको लिया हो, तो यहाँ पर बुक्स, अब उस बुक्स का क्या होगा, ऑथर का नाम होगा। तो चलिए, तो मैं तेजल सेठ ऑथर है उसका नाम दे दिया और इसने बुक्स क्या लिखा है, बुक्स लिखा है अ डे ऑफ माई लाइफ, ये बुक का नाम है और ये बुक्स का पब्लिश होने वाला है 2025 में। नहीं दे सकता ये मैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक्स को यूज़ कर लिया। लिख सकता हूँ क्या 2025 में? नहीं लिख सकता, ठीक है, क्योंकि बिब्लियोग्राफी में क्या मैंने इस कंटेंट को यूज़ किया, तो जो बुक्स अभी तक पब्लिश ही नहीं हुआ तो उसको कैसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तेजल ने क्या की थी, एक बुक पब्लिश करवाई थी 2020 में, और कौन से सिटी से पब्लिश करवाई थी? ये सिटी है कैलिफोर्निया। ठीक है, पब्लिशर का नाम है USA पब्लिशर। ठीक है, और कितने वॉल्यूम में ये बुक्स था? टोटल 5 वॉल्यूम का बुक्स था। ठीक है, और इस बुक से मैंने कुछ कंटेंट को लिया है। ठीक है तेजल, तो हम लोगों ने इसको ओके कर दिया और ये इसका रेफरेंसेस यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, एक और बुक हम लोग किसी दूसरे लोकेशन से लेते हैं, ऐड न्यू सोर्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर बुक्स नहीं, किसी ने क्या किया, वेबसाइट के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर किसी ऑथर का कुछ पार्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो ऑथर का नाम क्या दे, क्या? वो रविंद्रनाथ टैगोर तो वेबसाइट अभी नहीं चलाएंगे ना। रोशन, चलो क्या लिखे, ROUSHAN, रोशन कुमार। ठीक है, प्रसाद, चलो ठीक है। अब रोशन कुमार प्रसाद ने एक वेबसाइट चलाया जिसका नाम है नेम ऑफ द वेब पेज। ठीक है,
सार्पनेट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर www.sarpnet.com .co.in कर दे रहा हूँ। इसके बाद किस पर्टिकुलर कंपनी का ये वेबसाइट है वो लिख सकते हैं, सुपरनेट टेक, ठीक है। कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ था, 2020 में। कौन से मंथ में पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल, जनवरी में। और कितने तारीख को पब्लिश हुआ था ये लिख दिया। अब इतने तारीख को पब्लिश हुआ था, भाई आपने एक्सेस कब किया, ये आर्टिकल जो पब्लिश जिसको आपने अपने बुक्स के अंदर यूज़ किया है उसको एक्सेस किया होगा। पब्लिश इस डेट को हुआ था, एक्सेस किस डेट को किया, तो आपने इसको एक्सेस किया 2024 में, ठीक है। मंथ कौन सा था, मंथ था फरवरी, और एक्सेस किया है 5 तारीख को, ठीक है। URL अगर आपको देना, क्योंकि sarpnet.co.in ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, आपने उसमें से कौन से पेजेस को एक्सेस किया है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा www.sarpnet/about-us/image, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या किया, एक्सेस किया। कौन सा वर्जन था आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्जन कितना 2.0, और इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको जितने पर्सन का नाम लिखना होगा उतने पर्सन का नाम लिख सकते हैं। किसी पर्सन का नाम ऑलरेडी आपने स्टोर करके रखा, पहले से साइन है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, इधर मैनेज सोर्सेज के ऊपर चले जाइए। यहाँ पर देखिए, अगर आपने पहले से किसी राइटर्स का नाम यहाँ पे लिख के रखा है तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इधर कॉपी कर लीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इधर कॉपी कर लीजिए और इसको आके क्लोज कर दीजिए। आपने जितने राइटर का नाम लिखना था लिख दिए। अब उस सारे राइटर का नाम आपको पब्लिशर के अंदर चाहिए, तो क्या करिएगा आप, बिब्लियोग्राफी बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद जिस स्टाइल में भी जाइए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, देखिएगा वो आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफी पब्लिश कर दिया हम लोगों ने, सिचुएशन क्रिएट कर लिया, मैनेज सोर्सेस, और ये स्टाइल है, जिस स्टाइल में भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो स्टाइल आएगा। अब आते हैं, अगला है क्या है, कैप्शन, और एक है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ठीक है। अब इस दोनों चीज़ को मैं क्या करता हूँ, क्रॉस रेफरेंसेस बाद में बताऊंगा, मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ टेबल ऑफ फिगर इसको बताता हूँ, ठीक है। अब टेबल ऑफ फिगर क्या होता है इस चीज़ को देख लीजिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी पेजेस को जब इंसर्ट करते हैं तो हर एक पेज के नीचे में उसका क्या होता है, फिगर होता है, मतलब फिगर का नेम होता है कि टेबल जो आप इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका कैप्शन क्या है, यानी किस चीज़ का फिगर है वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर आपने किसी टेक्स्ट को लिख के रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आपको एक फिगर चाहिए, इंसर्ट में चले जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद एक पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं और एक पिक्चर इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और इसको मिडिल में करना चाहिए, Ctrl+E सेंटर लाइन कर देते हैं, फिर से नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, फिर एक पिक्चर इधर से ले लेते हैं और यहाँ पर इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं, फिर एक एक करके आपको जितने भी पिक्चर लेने हैं पिक्चर ले लीजिए, फिर इंसर्ट में चले जाते हैं, पिक्चर को ले लेते हैं, जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से हमने 3, 4, 10, 20 जितने भी पिक्चर इंसर्ट करना है पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। पिक्चर इंसर्शन करने के बाद जब रेफरेंस के अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए कैप्शन बटन दिया हुआ है, ठीक है। इस कैप्शन बटन के अंदर हमको क्या करना होता है, अब हमको इसका एक एक करके कैप्शन इंसर्ट करना है। जैसे पिक्चर 1 आपने किसका दिया, तो आप इसको सेलेक्ट करके कैप्शन बटन के ऊपर ऐसे क्लिक कर लीजिए, फिगर 1 आ रहा, और फिगर 1 में आपने किस चीज़ का पिक्चर इधर इंसर्ट किया वो लिख दीजिए, स्काई, ओके कर दीजिए, आ गया। फिर से देखिए जैसे आप फिगर 2 को सिलेक्ट करिएगा, फिर से कैप्शन बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ गया, फिगर 2, ठीक है। आपने किस चीज़ का पिक्चर इंसर्ट किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से इधर ओके कर दीजिए, और आप अगर डायरेक्टली चाहते हैं कि इस पिक्चर के कैप्शन को इंसर्ट करें तो भी आप यहाँ पर राइट क्लिक करके, यहाँ पर देखिए इंसर्ट कैप्शन बटन है ना, यहाँ भी आप क्लिक कीजिएगा तो भी क्या आ चुका है यहाँ पर फिगर 3, और जो भी आपको यहाँ पर लिखना आपने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखने के बाद आप ओके कर लेते हैं, ठीक है, कर दिया आपने ओके।
बटरफ्लाई के जगह पर हम लोगों ने क्या किया, HHH लिख दिया। अब ये बन चुका है, ठीक है, कैप्शन इंटर कर ली। अब आपको ये लगता है कि भाई ये कैप्शन में कैप्शन इंसर्ट करने के बाद हम क्या करें, यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर इंसर्ट करें। तो आपको यहाँ पर आ जाना, एक नया ब्लैंक पेज मैं ले रहा हूँ, इसके ठीक ऊपर क्या हो गया, एक नया ब्लैंक पेज ले लिया। और ब्लैंक पेज लेने के बाद फिर से आप रेफरेंसेस के अंदर चले जाइए और आप एक पिक्चर को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से एक पिक्चर को आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। ब्लैंक पेज में आ गए हम लोग और आकर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेबल ऑफ फिगर, क्लिक कर दीजिए इधर। देखिए इस तरह से बना हुआ आएगा आपका टेबल ऑफ फिगर और ओके कर दीजिए। ठीक है, पहला फिगर कितने नंबर पेज में है, दूसरा कितने में है और तीसरा कितने नंबर पेज में है, क्या क्या टेबल ऑफ फिगर जनरेट कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको कहाँ कितने नंबर पेज में कौन कौन सा फिगर है ये आपको बता दिया। लेकिन इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करके डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर क्लिक करिए तो ये उस जगह आपको ले जाएगा जहाँ पर आपका फिगर बना के रखा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका 100 नंबर पेजेस के अंदर कोई फिगर आपने बना के रखा है, एक एक करके 100 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा कंट्रोल की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। डायरेक्टली क्या हुआ, ये उस पर्टिकुलर लोकेशन में मूव कर गया जहाँ पर अपने फिगर को एक कैप्शन प्रोवाइड करके रखा था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इसको चेंज कर दिया, ये आपने लिख दिया, लेकिन ये लिखने के बाद भी आप देखिए गौर से, ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्या। तो यहाँ पर फिर से क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देखिए अपडेट टेबल है ना, यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ जब क्लिक करिएगा तो ऑप्शन आएगा क्या, अपडेट इंटायर टेबल। क्या हुआ, नीचे में जो छोड़ दिया था मैंने, नाम नहीं दिया था, उसका नाम असाइन किया, अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर से क्या हो गया, वो अपडेट हो गया। ठीक है, आगे चलते, आगे हमारे पास मार्क एंट्री है ना। अब मार्क एंट्री क्या होता है, बहुत टाइम आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको मार्क आउट करना चाहते हैं आप, हाईलाइटेड करना चाहते हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्ड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस वर्ड को भी हाईलाइटेड करना है उस वर्ड को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद आपको मार्क एंट्री बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप मार्क एंट्री बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली अगर आप इसको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है तो भी क्लिक कर सकते हैं। या गैलरी सेलेक्टेड है, यहाँ गैलरीज आ गया, यहाँ पर मार्क बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्या किया इसने, मार्क को हाईलाइटेड कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी दूसरे वर्ड को भी आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना, मार्क एंट्री यूज़ करना है किसी दूसरे वर्ड के ऊपर भी। तो आप किसी दूसरे वर्ड को फिर से क्या करिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद देखिए आ गया यहाँ पर, फिर से आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए इसको। देखिए मार्क आ रहा ना हर जगह पर, जहाँ जहाँ पर आपने क्या किया, मार्क आउट किया। एक से अधिक वर्ड, जितने वर्ड को आपको मार्क करना है, ऐसा वर्ड जिसका कुछ मीनिंग है या जिस वर्ड को आपको हाईलाइटेड करना है या जिस वर्ड का यूटिलाइजेशन आप बार बार कर रहे हैं, ठीक है, जिस वर्ड, ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, मार्क एंट्री के अंदर रख देते हैं। और देखिए मार्क एंट्री को अगर आपको यहाँ से हटाना है तो आपको क्या करना होगा, फिर से होम में चले जाइए, ये मार्क बटन है, इसको मार्क बटन है, इसको हटा दीजिए। क्या हो गया, हट गया वो। लेकिन अगर आपको किसी पेजेस में उस मार्क एंट्री वाले सारे पोजीशंस को या सारे वर्ड को क्या करना है, शो करवाना है, ठीक है, तो इंसर्ट इंडेक्स बटन है ना, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर आके ओके कर दीजिए। समझ में आ रहा, पेज नंबर 4 में है चेंजेस एंड गैलरीज। इस दो ही टेक्स्ट को आपने क्या किया था, मार्क किया था। ठीक है, तो दोनों टेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया, अपने आप आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क एंट्री कैसे करते हैं, कैप्शंस को किस तरह से यूज़ करेंगे, टेबल इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कैसे यूज़ करते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस आप सभी लोग को पता है, जब भी इन नोट या फुट नोट हम लोग यूज़ करते हैं तो एक पर्टिकुलर वर्ड से दूसरे वर्ड में डायरेक्टली जब जंप करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस। सेलेक्ट कर लीजिए किसी भी टेक्स्ट को और क्रॉस रेफरेंसेस बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। आप चाहते हैं कि आप टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में मूव कर जाए, जब आप लुक बटन के ऊपर क्लिक करें तब इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 आ गया ये। अब आप जैसे ही माउस के कंट्रोल कीबोर्ड के कंट्रोल की को प्रेस करके इस 1 के ऊपर क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही आप कहाँ मूव कर जाइएगा, टाइटल ऑफ द
प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंसेस।